ठीक है, तो चलिए आज हम एक बहुत ही शानदार किताब के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है 4000 वीक्स टाइम मैनेजमेंट फॉर मॉर्टल्स, जिसे ओलिवर बर्कमन ने लिखा है। ये एक्सप्लेनर काफी दिलचस्प होने वाला है। इसकी प्रस्तावना, जिसे हम हफ्तों में मापा गया जीवन कह सकते हैं, उसमें ओलिवर बर्कमैन सच में हमें एक बहुत बड़ा झटका देते हुए शुरुआत करते हैं। जरा इस एक दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। अगर हम मान लें कि हम 80 साल की उम्र तक जीते हैं, तो पता है हमारे पास कुल कितने हफ्ते होते हैं? सिर्फ लगभग 4000 सप्ताह। जी हां, केवल 4000। अब यह संख्या आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि चीजों को एकदम स्पष्ट करने के लिए है। देखिए, आजकल का जो हमारा आधुनिक जीवन है ना, वो हमें ये मानने पर मजबूर कर देता है कि अगर हमारे पास सही टिप्स हों, टूल्स हों और हम बहुत अनुशासित हों, तो हम समय पर पूरी तरह काबू पा सकते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी टू डू लिस्ट को हरा देंगे और अंततः पूर्ण नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन बर्गमैन का तर्क है कि यही सोच, यही फैंटेसी हमारी सारी चिंताओं की असली जड़ है। तो ये प्रस्तावना पूरे मुद्दे को एक नया रूप देती है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कोई जादुई शक्ति या सुपर पावर पाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने गहरे मानवीय भाव को समझना। ये किताब हमें उस दक्षता या एफिशिएंसी की अंधी दौड़ से बाहर निकालकर अपने सीमित जीवन के साथ एक अधिक सच्चा और सार्थक संबंध बनाने का निमंत्रण देती है। चलिए अब भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, चुनाव करने का विकल्प चुनना। और इसमें अध्याय 1 है, सीमाओं को स्वीकार करने वाला जीवन। यहां बर्कमैन उस बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आज की ये जो प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री है ना, ये इसी भ्रम पर चलती है कि अगर हम खुद को बस थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर लें तो एक दिन हम परम शांति और पूर्ण नियंत्रण की स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन सच तो ये है, और ये सच काफी कड़वा है, कि दुनिया में इतनी अधिक जानकारी रोज पैदा होती है कि हम उसे कभी भी पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर सकते। हमारी महत्वाकांक्षाएं हमेशा हमारी क्षमता से कई अधिक तेजी से भागती हैं। आप एक काम खत्म करते हैं और वो कई नए काम पैदा कर देता है। इस अध्याय में बड़ा सीधा सा तर्क दिया गया है कि पूर्ण नियंत्रण पाने की कोशिश करना दरअसल एक जाल है। इसलिए बर्कमैन कहते हैं कि अपनी सीमाओं से लड़ने के बजाय हमें उन्हें बस स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसका निष्कर्ष सच में बहुत गहरा है। परिमितता यानी हमारे सीमित होने का एहसास इस सिस्टम की कोई खामी नहीं है, बल्कि यही सिस्टम है। जिस पल हम अपनी इन सीमाओं का विरोध करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल उसी पल से हम जीवन में अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 पर, दक्षता यानी एफिशिएंसी का जाल। काम को कुशलता से करना हमें स्वतंत्रता का वादा तो करता है, लेकिन बर्कमैन दिखाते हैं कि असल में होता इसका बिल्कुल उल्टा है। सच्चाई ये है कि जब हम अपने काम में अधिक कुशल हो जाते हैं तो लोग हमें और ज़्यादा काम देने लगते हैं। उनसे हमारी अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं। फिर जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते या खुद को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे होते, तो हमें एक अजीब सा अपराध बोध या गिल्ट महसूस होने लगता है। हमें गति की, स्पीड की लत लग जाती है। और यही एफिशिएंसी का जाल है। हम अपनी प्लेट को जितना ज़्यादा खाली करते हैं, जीवन का बोझ उतना ही बढ़ता चला जाता है। बर्कमैन का तर्क है कि दक्षता कोई सीढ़ी नहीं है जिस पर आप चढ़ रहे हैं, बल्कि एक ट्रेडमिल की तरह है। ये आपको दौड़ाती तो रहती है, लेकिन कभी भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि असल में पहुंचने के लिए कोई जगह होती ही नहीं है। ये अध्याय एक बहुत ही सशक्त और गहरी सोच के साथ खत्म होता है। याद रखिए, जीवन तब शुरू नहीं होता जब आपका इनबॉक्स खाली हो जाता है, बल्कि जीवन तो वो है जो आपके इनबॉक्स के भरते समय हर पल घटित हो रहा है। अब आता है अध्याय 3, परिमितता का सामना करना। दार्शनिक नजरिया देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। बर्कमैन यहाँ हमारे सीमित होने की भावनात्मक बेचैनी के बारे में बात करते हैं। हम सभी असीमित होना चाहते हैं ना? हम चाहते हैं कि हर सपना पूरा हो, हर रास्ते पर चलें, हर संभव चीज पा लें। लेकिन जब हम कोई एक विकल्प चुनते हैं तो वो बाकी अनगिनत विकल्पों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये सोचना थोड़ा कष्टदायक है, क्योंकि ये हमें हमारी नश्वरता, हमारी सीमित क्षमता और सब कुछ कर लेने की असंभवता का सामना करने पर मजबूर करता है। लेकिन बर्कमैन कहते हैं कि जीवन का अर्थ इन्हीं सीमाओं से जन्म लेता है। अगर सीमाएं न हों तो जीवन का कोई आकार, कोई गहराई या कोई महत्व ही नहीं रहेगा। किसी एक रास्ते को चुनने का मतलब है उसे महत्व देना। इसका मतलब है कि किसी चीज को नहीं कहना असल में किसी दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज को दृढ़ विश्वास के साथ हाँ कहना है। चलिए अब भाग 2 पर आते हैं, नियंत्रण से परे। और अध्याय 4 है, बेहतर टालमटोल करने वाला बनना। सुनकर अजीब लगा, लेकिन काम टालना कोई नैतिक विफलता नहीं है।
ये तो इतनी सारी अनंत संभावनाओं के प्रति हमारी एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बर्कमैन यहाँ दो चीजों के बीच एक बहुत दिलचस्प अंतर बताते हैं। एक है विनाशकारी टालमटोल, जहां हम अपने सबसे सार्थक और जरूरी कामों से बचते हैं, और दूसरा है रचनात्मक टालमटोल, जहां हम जानबूझकर ये चुनते हैं कि किन चीजों को हमें अनदेखा करना है। क्योंकि देखिए, हम सब कुछ तो वैसे भी नहीं कर सकते, इसलिए किसी ना किसी काम को तो टालना ही पड़ेगा। तो असली सवाल ये है कि हम किस काम को टालना चुनते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है, वो पूर्व प्रतिबद्धता यानी प्री कमिटमेंट का विचार सामने रखते हैं। इसका मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को बचाने के लिए जानबूझकर अपने विकल्पों को सीमित कर देना। ये कोई अनुशासन या डिसिप्लिन की बात नहीं है, बल्कि ये अपने आसपास के माहौल को इस तरह से सेट करने के बारे में है ताकि आपके जो सबसे अच्छे इरादे हैं उन्हें सफल होने का पूरा मौका मिल सके। ये अध्याय असल में टालमटोल को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के एक टूल के रूप में फिर से परिभाषित करता है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर, तरबूज की समस्या। यहाँ बर्कमैन जापानी किसानों का एक बहुत ही शानदार रूपक इस्तेमाल करते हैं, जो तरबूजों को बक्सों में जबरदस्ती डालकर उन्हें चौकोर आकार में उगाते हैं। सोचकर देखिए, हम अपने जीवन के साथ भी तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने दिनों को कठोर टाइम टेबल में ढालने की, नतीजों की पहले से भविष्यवाणी करने की, हर चीज को कंट्रोल करने की और एक इंजीनियर जैसी निश्चितता पाने की। लेकिन जीवन तो एक जैविक चीज है, ये पानी की तरह बहता है और अप्रत्याशित है। जब हम इसे ऐसे बक्सों में जबरदस्ती बंद करने की कोशिश करते हैं तो हम बस इसे विकृत कर देते हैं। तो ये अध्याय हमें बताता है कि कंट्रोल असल में सिर्फ एक भ्रम है। हम जीवन को जितनी जोर से मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही तेजी से हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। इसका उपाय अराजकता नहीं है, बल्कि सहभागिता है। यानी जीवन को वैसे ही स्वीकारना जैसे वो सच में घटित होता है, न कि वैसा जैसा हम चाहते हैं। अब आते हैं अध्याय 6 पर, अंतरंग व्यवधानकर्ता। यह अध्याय हमारे भीतर की उस आवाज के बारे में है जो हमें लगातार वर्तमान पल से दूर खींचती रहती है। यह आवाज हमारे कानों में फुसफुसाती है, अरे अपना फोन चेक करो ना, कुछ आसान सा काम कर लो, इस बोरियत से बचो। बर्कमैन का तर्क है कि ये जो हमारा ध्यान भटकता है ना, ये कोई टेक्नोलॉजी की समस्या नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक समस्या है। हम वर्तमान से इसलिए भागते हैं क्योंकि वर्तमान कभी कभी असहज होता है। यह हमारी कमजोरी, हमारी अनिश्चितता और हमारी सीमाओं को उजागर कर देता है। और बिल्कुल इसीलिए किसी चीज पर पूरी तरह ध्यान देना अपने आप में साहस का एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। वर्तमान में टिके रहना बिना किसी पूर्वाग्रह के सच्चाई का सामना करना है। सच कहें तो ध्यान देना ही प्रेम देना है। अब हम प्रवेश करते हैं भाग 3 में, सीमाओं की शक्ति। और अध्याय 7 है, हमारे पास वास्तव में कभी समय नहीं होता। इस हिस्से में बर्कमैन हमारी इस पुरानी सोच को ही चुनौती दे डालते हैं कि समय कोई संपत्ति या एसेट है। हम अक्सर कहते हैं ना, यार मेरे पास तो समय ही नहीं है, या मुझे थोड़ा और समय चाहिए, या मेरा तो समय खत्म हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, समय कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिस पर हमारा कोई अधिकार या कब्जा हो। समय तो एक ऐसी चीज है जिसका हम बस अनुभव करते हैं। यह अध्याय समय को एक रिसोर्स या संसाधन मानने के बजाय इसे एक संबंध या रिश्ते के रूप में देखने की सलाह देता है। जब हम समय को किसी वस्तु की तरह इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो हम इसे बर्बाद करने के उस फालतू गिल्ट से भी आज़ाद हो जाते हैं और इसके साथ कहीं अधिक सच्चे तरीके से जुड़ना शुरू कर देते हैं। अध्याय 8, आप यहाँ हैं। ये अध्याय पूरी तरह से प्रेजेंस यानी वर्तमान में मौजूद रहने पर एक गहरा चिंतन है। बर्कमैन का मानना है कि भविष्य केवल हमारे दिमाग की एक कल्पना है और अतीत सिर्फ हमारी यादों का एक पुनर्निर्माण। वर्तमान ही वो एकमात्र वास्तविक जगह है जहाँ जीवन सच में घटित हो रहा है। फिर भी हम अपना ज्यादातर जीवन मानसिक रूप से कहीं और ही बिता देते हैं। वो कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार प्रैक्टिस सुझाते हैं, जैसे एक बार में सिर्फ एक ही काम करना, कभी कभी बोर होने को भी गले लगाना, अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करना और अपनी इंद्रियों से महसूस होने वाली छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। ध्यान रहे, ये कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के हैक्स नहीं है। ये तो बस उस ख्याली दुनिया से बाहर आकर अपने असली जीवन को फिर से जीने के तरीके हैं। चलिए अब एक साथ देखते हैं अध्याय 9 और 10। अध्याय 9 है ब्रह्मांडीय महत्वहीनता चिकित्सा। यकीन मानिए, ये इस किताब के सबसे सुकून देने वाले अध्यायों में से एक है। बर्कमैन कहते हैं कि इस इतने विशाल ब्रह्मांड में अपने छोटेपन या अपनी तुच्छता को स्वीकार करना कोई निराशा की बात नहीं है, बल्कि ये तो हमें आज़ाद कर देता है। हमें दुनिया बदलने की, कोई बहुत बड़ी विरासत छोड़ने की या एकदम असाधारण बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम सिर्फ अपनी उपलब्धियों के जरिए अपने वजूद को साबित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, तब जाकर हम सच में जीने का आनंद ले पाते हैं। ये महत्वहीनता एक तरह की थेरेपी बन जाती है,
हमें उस दबाव से मुक्ति मिल जाती है कि हमें ब्रह्मांड के स्तर पर कुछ बड़ा करना है। और अध्याय 10 बात करता है आधुनिक जीवन के उस अकेलेपन की, जहां हम सब अपनी अपनी अलग टाइमलाइन में जी रहे हैं। हम बस अपना अपना शेड्यूल सेट कर रहे हैं, अपने लक्ष्यों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन बर्कमैन याद दिलाते हैं कि जीवन का असली अर्थ साझा किए गए समय में मिलता है, जैसे हमारे रीति रिवाज, हमारे रिश्ते और हमारे सामूहिक अनुभव। समय सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, ये हमें दूसरों से जोड़ता है। हम दूसरों के साथ रहकर ही पूरी तरह से मानवीय बन पाते हैं। अब हम इस सफर के अंतिम पड़ाव यानी भाग 4 पर आ गए हैं। क्या चुनना है, ये तय करना। अध्याय 11 योजना की सीमाएं। देखिए, योजना बनाना यानी प्लानिंग करना बहुत उपयोगी है, लेकिन तभी जब हम इसकी सीमाओं को समझ लें। योजनाएं केवल भविष्य के बारे में हमारे अनुमान होती हैं, कोई पक्की गारंटी नहीं। इसलिए बैकमैन हमें सलाह देते हैं, बहुत हल्की फुल्की योजना बनाएं, लचीले रहें, परफेक्शन के पीछे ना भागें और अनिश्चितता को दिल से स्वीकार करें। हमारा लक्ष्य भविष्य को कंट्रोल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक खुले दिमाग के साथ उसकी ओर आगे बढ़ना होना चाहिए। अध्याय 12 और 13 हमें और भी गहरी बातें बताते हैं। अध्याय 12 अब का लंबा समय पाठकों को समय को एक बहुत बड़े और मानवीय नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी के पीछे भागना, हर पल को ऑप्टिमाइज करने या तुरंत रिजल्ट चाहने के बजाय बर्कमैन कहते हैं कि हमें दशकों के बारे में सोचना चाहिए। ये जो लंबे समय का वर्तमान है, ये हमें धैर्य, किसी काम में गहराई और स्थिरता सिखाता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये विचार बिल्कुल हटकर है। और फिर अध्याय 13 आशा से परे। यहाँ बर्कमैन उस तरह की उम्मीद की आलोचना करते हैं जो हमारे आज के जीवन को ही रोक देती है। अक्सर हमारी आशा कुछ ऐसी हो जाती है, अरे मैं तब खुश होऊंगा जब, या मैं तब जीना शुरू करूंगा जब। सच कहूं तो ये भी टालमटोल का ही एक रूप है। इसके बजाय वो एक कट्टरपंथी स्वीकार्यता यानी रैडिकल एक्सेप्टेंस का प्रस्ताव रखते हैं कि जीवन अनिश्चित है, समय सीमित है और हमारा कंट्रोल बहुत थोड़ा सा है। सच्ची आज़ादी किसी बेहतर भविष्य की उम्मीद करने से नहीं, बल्कि आज इस वर्तमान पल के साथ पूरी तरह जुड़ने से आती है। और अंत में निष्कर्ष, कुछ छूट जाने का आनंद यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट। बर्कमैन अपनी बात एक बहुत ही सौम्य लेकिन गहरी सच्चाई के साथ खत्म करते हैं कि जीवन में हमसे लगभग हर चीज छूट ही जाएगी, लेकिन इसमें कोई दुख की बात नहीं है। ये तो एक उपहार है, क्योंकि जब समय की कमी होती है तभी जीवन में अर्थ पैदा होता है। सीमाएं हमें फोकस देती हैं और परिमितता हमारे अनुभवों में गहराई लाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा काम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी उपस्थिति, विनम्रता और साहस के साथ बस वो काम करना होना चाहिए जो सच में मायने रखता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल जो हम सभी को खुद से ज़रूर पूछना चाहिए कि हम अपने उन बेहद कीमती 4000 हफ्तों का इस्तेमाल आखिर कैसे करने वाले हैं।